अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। आज सेकंड पार्ट में हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। पहला सवाल है, हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कहते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचा हुआ है। आपने उसको कैसे ड्राइव करना है कि उसको हमने फॉरवर्ड में कैसे लेके जाना है और उसको बैकवर्ड में कैसे लेके जाना है। तो पहले हम देखते हैं उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जाएंगे। अब वो रिएक्शन ऑलरेडी किस पर पहुंचा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे। अब हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी है, या तो हम उसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे या उसको हम रिवर्स लेके जा सकते हैं। तो हमें कुछ कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो चेंज हो। तो पहले हम देखते हैं कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जा सकता है। कहता है इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड में जाने का जो पहला तरीका होता है कि हमने रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना उनके अगर हम कंसनट्रेशन यानी उनकी अमाउंट बढ़ा देंगे ना, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। रिमूव द प्रोडक्ट्स कॉन्टीन्यूसली। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, हम उनको निकालना शुरू कर दें। तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, तो रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्शन करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे रिएक्शन को। एंड एडजस्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर टू फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और तीसरा काम ये कर सकते हैं कि हम प्रेशर और टेम्परेचर को एडजस्ट करें जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करे। तो ये तीन काम हम कर सकते हैं। इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर हमने उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना हो तो तब हम क्या करेंगे, तो वो काम बिल्कुल उल्ट होगा ऊपर वाले के। ऊपर वाले में हमने रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ाई थी, नीचे वाले हम किसकी तादाद बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ाएंगे। तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दूसरा काम हम करेंगे, रिमूव द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स को निकालना शुरू कर दें जिसकी वजह से प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट्स में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और तीसरा वही है कि चेंज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर टू फेवर द रिवर्स रिएक्शन। हम प्रेशर और टेम्परेचर को ऐसे एडजस्ट करें कि वो रिएक्शन हमारा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करे। तो इन कामों की वजह से हम रिएक्शन को रिवर्स में लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन हाउ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस चेंज व्हेन द सिस्टम अप्रोचेस इक्विलिब्रियम। कहता है जब कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने वाला होता है, तो आपने बताना है कि उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या चेंजेस आएंगे। कहता है एज द सिस्टम अप्रोचेज एन इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज वाइल द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। जब रिएक्शन शुरू होता है ना, अभी हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, यानी फॉरवर्ड कम ज़्यादा हो रहा होता है और रिवर्स कम हो रहा होता है। जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम गुजरता जाता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पास आता जाता है, तो उसमें फॉरवर्ड की स्पीड कम हो जाती है और रिवर्स की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, तो उसको हमने नाम दिया था इक्विलिब्रियम का। तो इस ग्राफ से भी अगर हम देखें तो शुरू में रिएक्शन में फॉरवर्ड ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ वो फॉरवर्ड कम हो रहा है। और ब्लू वाला देखें तो वो रिवर्स की लाइन है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। और दोनों एक पॉइंट पर पहुंचेंगे और वहाँ पे इन दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। उसको क्या नाम देंगे, एक्विलिब्रियम का। तो कहता है एट इक्विलिब्रियम बोथ द रेट्स बिकम इक्वल एंड द कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है और कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। वो पूछता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन पे कैटलिस्ट का क्या फ़र्क होता है। कैटलिस्ट हमने डिफ़ाइन किया था कि वो सब्सटेंस जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उसको हम नाम देते हैं कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट का मकसद ये होता है कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। कहता है कैटलिस्ट इंक्रीजेज बोथ द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैक रिएक्शंस ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स भी, तो कैटलिस्ट दोनों की स्पीड बढ़ा देता है। इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कहता है ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को नहीं चेंज करता, यानी ये नहीं करता कि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में ले जाए या बैकवर्ड में ले जाए, ये सिर्फ उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। So, if a reversible reaction is carried out in the presence of catalyst, it will decrease the time taken by the reaction to attain the state of equilibrium. तो कहता है अगर हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट उन रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देगा, जिसके नतीजे में इक्विलिब्रियम पर पहुंचने का टाइम कम लगेगा, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जल्दी पहुंच जाएगा कैटलिस्ट की मौजूदगी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन आ रिवर्सिबल रिएक्शन बी फोर्स्ड टू गो टू कम्प्लीशन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमने कहा था वो कभी कंप्लीट होता नहीं है अगर जब तक अब उसमें कोई चेंज ना लेके आए। तो कहता है वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी चेंजेस हैं जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन पर लेके आए जिसकी वजह से वो रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए।
तो पहली क्या है, रिमूविंग वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सिस्टम, कि आप प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दें। जैसे ही आप प्रोडक्ट निकाल लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन से जो बन रही हैं, तो वह रिवर्सिबल रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और एक वक्त आएगा कि वो कंप्लीट हो जाएगा जब सारे रिएक्टेंट यूज़ हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, इंक्रीज द प्रेशर इफ प्रोडक्ट्स हैज़ लेस नंबर ऑफ मोल्स अदरवाइज डिक्रीज द प्रेशर। हमने ये प्रेशर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो कहता है अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम है तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट वाली साइड पे मूव करेगा, यानी वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो आप ज़्यादा है सॉरी, तो आप उल्ट काम कर सकते हैं। आप प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन फिर भी किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक वक्त आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज द टेम्परेचर टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू फॉरवर्ड साइज। कहता है अगर तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे ना, तब भी वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो कंप्लीशन की तरफ जाएगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी उसमें एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप उल्ट करेंगे, आप टेम्परेचर जब ज़्यादा देंगे तो तब वो किसकी तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक वक्त आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चार मुख्तलिफ काम हम कर सकते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का, हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कहते हैं एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उससे क्या फ़र्क आएगा। इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहता है अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है यानी उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उस रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी उसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो और उस रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लास्ट पोर्शन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वाई डज द सॉल्ट लुक कलर्ड एंड वाई डज इट लूज कलर अपॉन हीटिंग। एक सॉल्ट है उसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। कहता है कॉपर सल्फेट जो है अगर इसमें पानी मौजूद हो तो उसको कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका एक कलर होता है ब्लू। कहता है जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी उसका ब्लू कलर ख़त्म हो जाता है। तो आपने बताना है ऐसा क्यों होता है। अब ये आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CuSO4 5H2O, यानी इसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं हाइड्रेटेड। आज जब हम इस सॉल्ट को हीट करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे ना वो अब अलग हो गए, वो इससे निकल गए हैं और पीछे क्या बच गया CuSO4। तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब इसका कलर पहले ब्लू था इस हाइड्रेटेड का, तो एनहाइड्रस का कलर हो जाएगा ब्लू वाइट। तो वो पूछता है कि ये इनमें चेंज क्यों आ रहा है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी मौजूद होता है और उस पानी को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग इट लूजेज वाटर एंड टर्न्स ब्लू। तो जब हम इसको हीट करते हैं ना तो इसमें से पानी निकल जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है। तो पहले इसका कलर था ब्लू और अब इसका कलर हो गया वाइट, और एनहाइड्रस का मतलब इसमें पानी निकल गया है। द कलर लॉस इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब इसका कलर चेंज क्यों हुआ है, तो उसकी रीज़न यही है कि जब हमने उसको हीट किया तो पानी के मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लू कलर भी चला गया है। अभी आपके सामने तस्वीर में भी देख लें, ये आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ब्लू में, और जब इसमें से पानी निकाल दें हीट करके तो ये वाइट बन जाएगा, इसको कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। लास्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र। हमें पता है कि जो अमोनिया है वो इंडस्ट्री में तैयार होती है और उस अमोनिया को तैयार इसलिए करते हैं ताकि उस अमोनिया की मदद से हम यूरिया खाद को तैयार कर सकें। एक्सप्लेन द कंडीशंस यू विल यूज़ टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। वो कहता है आपने कुछ ऐसी कंडीशंस बतानी है या कुछ ऐसे हालात बताने हैं जिसकी वजह से जो अमोनिया बन रहा है ना उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, यानी उसकी यील्ड में इजाफा हो जाए। अब ये रिएक्शन होता है, इसको कहते हैं हैबर्स प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये अमोनिया जो बन रहा है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो इसके लिए क्या कंडीशंस यूज़ करेंगे। पहली कंडीशन है
यूज़ हाई प्रेशर बिकॉज फ्यूअर मोल्स आर फॉर्म्ड। अब इसमें देखें तो ये प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ मोल्स कम है, और हमने पढ़ा है कि जब नंबर ऑफ़ मोल्स कम होते हैं और आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उसी तरफ मूव करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम है। तो कहता है अगर आप इसका प्रेशर 200 ATM बढ़ा देंगे ना, यानी ये प्रेशर 200 ATM कर देंगे, तो ये रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अमोनिया ज़्यादा बनेगा। यूज़ मॉडरेट टेम्परेचर टू बैलेंस यील्ड एंड रेट। और इसका जो टेम्परेचर है वो कहता है अगर 450 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो उससे यील्ड भी ज़्यादा होगी और उसका रेट भी अच्छा हो जाएगा। यूज़ आयरन कैटलिस्ट टू इंक्रीज़ द रिएक्शन स्पीड। और इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए आप आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूसली रिमूव अमोनिया टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड। और एक काम और कर सकते हैं, ये अमोनिया बन रहा है ना, इसको साथ साथ निकालते जाएं ताकि ये अमोनिया वापस से टूट के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट ना हो। तो जब आप इसको साथ साथ निकालते जाएंगे तो रिएक्शन खुद ब खुद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इस चैप्टर के लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले चैप्टर की वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।